नमस्कार दोस्तों, आज मैं फिजिकल रिसर्च लेबोरेटरी में असिस्टेंट और जूनियर पर्सनल असिस्टेंट का जो पद निकला है उसके बारे में फुल इन्फॉर्मेशन बताने वाला हूं कि एज लिमिट क्या है, फॉर्म कब से फिलअप होगा, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या रहेगा और सबसे इम्पोर्टेंट कि इस दोनों पद के लिए सिलेबस क्या है। तो चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जब आप नोटिफिकेशन ओपन करेंगे तो आपके सामने ऐसा इंटरफेस आएगा। तो ऐसा इंटरफेस आने के बाद सबसे पहले यहाँ पे लिखा रहेगा कि असिस्टेंट एंड जूनियर पर्सनल असिस्टेंट के लिए जो पद निकला है, ठीक है। उसमें देख लेते हैं रिक्त पदों की संख्या क्या है। रिक्त पदों की संख्या असिस्टेंट में क्या है, असिस्टेंट में क्या रिक्त पदों की संख्या 10 ठो है, ठीक है। उसमें से 6 अनरिजर्व्ड के लिए है, 2 है जो ओबीसी के लिए है, 0 है जो एससी के लिए है और एसटी के लिए 2 पद है। वही जूनियर पर्सनल असिस्टेंट के लिए कुल पद कितना है, 6 ठो है, जबकि उसमें अनरिजर्व्ड के लिए 4 ठो है और एक ओबीसी के लिए है, एक एससी के लिए और एसटी के लिए एक भी नहीं है। जूनियर पर्सनल असिस्टेंट में सैलरी की कौन लेवल का मिलेगा, पे लेवल 4 का मिलेगा और असिस्टेंट के लिए भी सैलरी कौन लेवल का मिलेगा, पे लेवल 4 का मिलेगा। अब देख लेते हैं इसेंशियल क्वालिफिकेशन क्या है। सहायक के लिए यानी असिस्टेंट के पद के लिए किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय द्वारा घोषित 60% अंक होना चाहिए, ठीक है। ग्रेजुएशन आपका मतलब 60% अंकों के साथ होना चाहिए एंड उसके साथ साथ आपके क्या होना चाहिए, कंप्यूटर के उपयोग में आपको मतलब जानकारी होनी चाहिए, ठीक है। अब इसमें देख लेते हैं चयन का मोड क्या होगा। असिस्टेंट में चयन का मोड क्या होगा, लिखित परीक्षा होगा। सबसे पहले लिखित परीक्षा होगा, उसके बाद स्किल टेस्ट होगा, किसके रिलेटेड, कंप्यूटर लिटरेसी से रिलेटेड। कंप्यूटर लिटरेसी से रिलेटेड आपका स्किल टेस्ट होगा। अब खत्म हो गया। अब देख लेते हैं जूनियर पर्सनल असिस्टेंट। जूनियर पर्सनल असिस्टेंट में भी क्या मांगा गया है, किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय द्वारा घोषित 60% अंकों मतलब ग्रेजुएशन आपका 60% के साथ होना चाहिए एंड उसके साथ साथ आपका क्या होना चाहिए, अंग्रेजी आशुलिपि मतलब इंग्लिश स्टेनोग्राफर होना चाहिए, 60 वर्ड प्रति मिनट होना चाहिए न्यूनतम गति, ठीक है। और क्या होना चाहिए, कंप्यूटर के उपयोग में मतलब आपकी जानकारी होनी चाहिए। यदि ये आपका नहीं है, क्वालिफिकेशन आपके पास ये नहीं है, तब और का ऑप्शन देख सकते हैं। और का ऑप्शन क्या मांगा है कि किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय द्वारा घोषित 60% अंक होना चाहिए, ठीक है। और क्या मांगा गया, स्टेनो टाइपिस्ट या तो स्टेनोग्राफर के रूप में 1 वर्ष का अनुभव होना चाहिए, 1 वर्ष का अनुभव होना चाहिए, ठीक है। एंड उसके साथ साथ क्या मांगा गया, स्टेनोग्राफर में 60 वर्ड प्रति मिनट मांगा गया एंड कंप्यूटर के उपयोग में आपकी जानकारी होना चाहिए, ठीक है। अब देख लेते हैं जूनियर पर्सनल असिस्टेंट में क्या क्या होगा। सबसे पहले रिटेन टेस्ट होगा, सबसे पहले रिटेन टेस्ट होगा, उसके बाद आंसू लिपिक होगा और उसके बाद स्किल टेस्ट होगा, किसके रिलेटेड, कंप्यूटर लिटरेसी से रिलेटेड, ठीक है। अब देख लेते हैं यहाँ पे कि उपरोक्त 16 पद कुल दोनों मिला के कितना पद है, 16 पद है, ठीक है। रिक्तियों में से 2 पद भूतपूर्व सैनिकों मतलब भूतपूर्व सैनिकों के लिए, एक सर्विसमैन के लिए आरक्षित है, वो एक पद पीडब्ल्यूबीडी कैंडिडेट के लिए आरक्षित है, ठीक है। ये पॉइंट पढ़ लिए दोस्तों। अब देख लेते हैं नीचे क्या लिखा है। नीचे क्या लिखा है कि यदि पीडब्ल्यूबीडी उम्मीदवार किसी भी पहचान की गई श्रेणी एलवी के लिए उपलब्ध नहीं है तो उपरोक्त श्रेणियों के लिए पीडब्ल्यूबीडी उम्मीदवार की अन्य श्रेणियों पर विचार किया जाएगा। यानी कहने का मतलब ये है कि यदि पीडब्ल्यूबीडी एलवी कैंडिडेट उपलब्ध नहीं है तो उस सीट को क्या किया जाएगा, पीडब्ल्यूबीडी कैंडिडेट के आधार पर भरा जाएगा। और यदि पीडब्ल्यूबीडी उम्मीदवार भी नहीं है तो उन श्रेणियों को क्या करा जाएगा, अनारक्षित से भरा जाएगा, मतलब अनरिजर्व्ड से भरा जाएगा, ठीक है। अब देख लेते हैं अगला पॉइंट। नोट में देख लेते हैं दोस्तों क्या लिखा है कि कृपया ध्यान दें कि निर्धारित योग्यता न्यूनतम आवश्यकता और केवल इसके होने से उम्मीदवार लिखित परीक्षा या कौशल परीक्षा के लिए पात्र नहीं होगा। हालांकि प्राप्त ऑनलाइन आवेदनों के आधार पर आगे की प्रक्रिया के लिए उम्मीदवारों को चुनने के लिए प्रारंभिक स्क्रीनिंग की जाएगी। आवश्यक योग्यता में प्राप्त अंकों का उच्चतर कोटि प्रतिशत तय करके पीआरएल प्रारंभिक स्क्रीनिंग की पद्धति अपनाना सकती है। यहाँ ध्यान रखें कि चयन का उपरोक्त मोड समय समय पर भारत सरकार अंतरिक्ष विभाग के आदेशानुसार बदल सकता है। कहने का अर्थ ये है कि दोस्तों कि निर्धारित जो आपकी न्यूनतम आवश्यकता योग्यता दिया गया सिर्फ इसके आधार पर आप लिखित परीक्षा और कौशल परीक्षा नहीं दे सकते हैं। इसके लिए क्या करेगा, प्राप्त मतलब डाटा के अनुसार उसको देखेगा कि किसका ज्यादा कटअप है, उसके लिए प्रारंभिक स्क्रीनिंग की जाएगी, ठीक है। उच्चतर कटअप देखेगा कि सबसे ज्यादा किसका ज्यादा नंबर है, उच्चतर कटअप प्रतिशत, उसके अनुसार उसकी प्रारंभिक स्क्रीनिंग की जाएगी। उसके बाद ही उसकी एग्जाम कौशल परीक्षण और स्किल टेस्ट होगा, ठीक है। अब देख लेते हैं दोस्तों ये सीमा एज लिमिट क्या दिया गया, 31/3/2024 को 18 से 28 साल हो जाना चाहिए, ठीक है। जबकि एससी के लिए और एसटी के लिए उम्मीदवार के लिए क्या है, 33 वर्ष अधिकतम और
अति पिछड़ा वर्ग यानी ओबीसी उम्मीदवार के लिए 31 साल है। यानी जनरल के लिए 18 से 28 साल और एसटी के लिए 18 से 33 साल और अति पिछड़ा वर्ग के लिए यानी ओबीसी के लिए 18 से 31 वर्ष। ठीक है, अब देख लेते हैं नीचे वाला पॉइंट क्या लिखा है कि केंद्र सरकार के अधीन सभी सिविल पदों सेवाओं के जो ऐसे विकलांगता वाले व्यक्तियों द्वारा धारण करने के लिए उपयुक्त है में सीधी भर्ती के मामले में बेंचमार्क विकलांग व्यक्ति यानी पीडब्ल्यूबीडी उम्मीदवार को ऊपरी सीमा में 10 वर्ष के लिए छूट दिया जा सकता है। यानी कहने का मतलब जो उम्मीदवार पीडब्ल्यूबीडी उम्मीदवार हैं उसको 10 वर्ष का अधिकतम छूट दिया जा सकता है और वही उम्मीदवार जो पीडब्ल्यूबीडी उम्मीदवार है और यदि वो एससी एसटी से बिलोंग करता है तो 15 वर्ष को दिया जा सकता है और पीडब्ल्यूबीडी उम्मीदवार जो ओबीसी से बिलोंग करता है उसको 13 वर्ष की छूट दी जा सकती है। और विकलांगता कितना होना चाहिए, जिसका 40% या उससे अधिक है उसी को विकलांग माना जाएगा। ठीक है, अब आगे पॉइंट देख लेते हैं। डाइवोर्स महिलाओं के लिए भी एज में छूट दी गई है, जैसे कि उन लोग 35 वर्ष की छूट दी गई, जबकि एससी और एसटी महिलाओं के लिए 40 वर्ष की छूट दी गई है डाइवोर्स महिलाओं के लिए। ठीक है, अब नीचे देख लेते हैं दोस्तों क्या लिखा है। आवेदन शुल्क क्या लिखा है कि आवेदन शुल्क 100 रुपया लिया जाएगा। प्रारंभ में सभी आवेदकों को आवेदन शुल्क के रूप में समान रूप से 500 का भुगतान करना होगा, जिसमें से शुल्क मुक्त श्रेणियों यानी शुल्क मुक्त श्रेणी में कौन कौन आएगा, महिला, एससी, एसटी, पीडब्ल्यूबीडी और भूतपूर्व सैनिक एक्स सर्विसमैन के उम्मीदवार भी शामिल रहेंगे। हालांकि शुल्क छूट श्रेणी महिला, एससी, एसटी, पीडब्ल्यूबीडी और भूतपूर्व सैनिक से संबंधित उम्मीदवार को पूर्ण आवेदन शुल्क वापस कर दिया जाएगा यदि वह लिखित परीक्षा में भाग लेते हैं और यूआर, ईडब्ल्यूएस और ओबीसी उम्मीदवारों को 400 वापस कर दिए जाएंगे। कहने का अर्थ है कि दोस्तों शुरू में आपका कितना लेगा, 500 रुपया लेगा। ठीक है, और यदि आप लिखित परीक्षा में अटेंड करते हैं तो महिला में और एससी और एसटी और पीडब्ल्यूबीडी और भूतपूर्व सैनिकों को 500 का 500 वापस कर दिया जाएगा, जबकि अनरिजर्व, ईडब्ल्यूएस, ओबीसी उम्मीदवार को 400 वापस कर दिया जाएगा। और क्या लिखा गया कि यदि वह उम्मीदवार जो लिखित परीक्षा में शामिल नहीं होता है तो उन सभी उम्मीदवारों का आवेदन शुल्क वापस नहीं किया जाएगा जो लिखित परीक्षा में शामिल नहीं होंगे। ठीक है, और ऑनलाइन आवेदन करते समय रिफंड प्राप्त करने के लिए उम्मीदवारों को आईएफएससी कोड के साथ सही बैंक का विवरण प्रस्तुत करना होगा और महिलाओं को छोड़कर सभी शुल्क मुक्त श्रेणियों को रिफंड प्राप्त करने के लिए एससी, एसटी, पीडब्ल्यूबीडी और एक्स सर्विसमैन अपलोड करना मतलब डॉक्यूमेंट्स अपलोड करना पड़ेगा। ठीक है, एससी, एसटी, पीडब्ल्यूबीडी और एक्स सर्विसमैन को। अब नीचे देख लेते हैं कि उम्मीदवार जो है शुल्क भुगतान की अंतिम तिथि कब है, 31/3/2024 है। ठीक है, 31/3/2024 है शुल्क भुगतान की अंतिम तिथि कितना, 31/3/2024 है। यहाँ एक पॉइंट क्या लिखा है दोस्तों, वही पॉइंट लिखा है ऊपर वाला कि सभी महिला उम्मीदवार अनुसूचित जाति, एससी, अनुसूचित जनजाति यानी एसटी, भूतपूर्व सैनिक यानी एक्स सर्विसमैन और बेंचमार्क विकलांग व्यक्ति यानी पीडब्ल्यूबीडी को पूर्ण आवेदन शुल्क की वापसी के लिए पात्र है। लेकिन उसके लिए क्या करना पड़ेगा, एससी को, एसटी को और एक्स सर्विसमैन को और पीडब्ल्यूबीडी को वैलिड डॉक्यूमेंट अपलोड करना पड़ेगा। ठीक है, अब देख लेते हैं आवेदन कैसे करें, हाउ टू अप्लाई। सबसे पहले आपको एप्लीकेशन विल बी एक्टिव हो गया 9 तारीख से। ठीक है, 9 से स्टार्ट हो गया है और चलेगा कब तक, 31 मार्च तक चलेगा। ठीक है, अब नीचे देख लेते हैं अनेक पदों के लिए आवेदन। कहने का मतलब कि उम्मीदवार शर्तों के अधीन दोनों पदों के लिए यथार्थ सहायक और जेपीए मतलब जूनियर पर्सनल असिस्टेंट के लिए आवेदन कर सकते हैं। इस मामले में उम्मीदवार को सहायक और जूनियर पर्सनल असिस्टेंट के पद के लिए अलग अलग आवेदन जमा करने होंगे और प्रत्येक पद के लिए अलग से आवेदन शुल्क का भुगतान करना होगा और दोनों पदों के लिए लिखित और कौशल परीक्षा अलग अलग आयोजित होगी। कहने का मतलब 2 पद निकला है तो दोनों पद के लिए अलग से एप्लीकेशन देना पड़ेगा, अलग से एप्लीकेशन फी जमा करना पड़ेगा और दोनों के लिए अलग एग्जाम और कौशल परीक्षण होगी, वही लिखा। अब चयन प्रक्रिया देख लेते हैं दोस्तों। लिखित परीक्षा जो होगी वो 2 घंटे की होगी। हालांकि उन पीडब्ल्यूबीडी उम्मीदवार को परीक्षा में प्रति घंटे 20 मिनट का प्रतिपूरक समय दिया जाएगा। क्या होगा, 2 घंटे का एग्जाम होगा और पीडब्ल्यूबीडी उम्मीदवार को प्रति घंटे 20 मिनट यानी 2 घंटा में 40 मिनट का अतिरिक्त समय मिलेगा। नीचे देख लेते हैं दोस्तों क्या लिखा है कि आवेदन में उम्मीदवार द्वारा घोषित जाति श्रेणी जैसे कि ओबीसी, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति ईडब्ल्यूएस को अंतिम माना जाएगा और इसमें कोई परिवर्तन पर विचार नहीं किया जाएगा। उम्मीदवार जब आप एप्लीकेशन ऑनलाइन करेंगे उस समय अच्छा से अपना कैटेगरी चूज करिएगा, क्योंकि एक बार कैटेगरी चूज हो जाने के बाद फिर उसमें परिवर्तन नहीं हो सकता। अब देख लेते हैं
कि कौशल परीक्षा के लिए बुलाए गए उम्मीदवार को ऑनलाइन प्रस्तुत किए गए आवेदन में दिए गए विवरणों के प्रमाण में सभी प्रारंभिक मूल दस्तावेज प्रस्तुत करने होंगे। ऑनलाइन दी गई कोई भी जानकारी गलत प्रमाणित होने पर या उचित दस्तावेजी प्रमाणित न होने पर उम्मीदवार कौशल परीक्षा के लिए पात्र नहीं होंगे और यात्रा भत्ता का भुगतान नहीं किया जाएगा। कहने का मतलब जो कौशल परीक्षण के लिए जो स्टूडेंट बैठेंगे तो उसको क्या करना पड़ेगा, ऑनलाइन के समय जो जो डॉक्यूमेंट्स लगा उसका ओरिजिनल कॉपी क्या करना पड़ेगा, जमा करना पड़ेगा। नहीं तो फिर आपको मतलब कौशल परीक्षा में के लिए पात्र नहीं होंगे। और लेते हैं आवेदन कौन कर सकता है, केवल भारतीय नागरिक ही आवेदन कर सकता है। ठीक है, आप देख सकते हैं उम्मीदवार जो है चाहे तो हिंदी में भी परीक्षा दे सकते हैं, यानी हिंदी और इंग्लिश दोनों में एग्जाम पेपर रहेगा। ठीक है, अब देख लेते हैं ऑनलाइन आवेदन प्रारंभ करने से पहले उम्मीदवार को निम्नलिखित विवरण दस्तावेज जानकारी को आपस में रखना चाहिए। क्या क्या देख लेते हैं दोस्तों। वैध ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर, वैध ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर वही रखें ताकि एग्जाम के समय तक एक्टिव रहे, क्योंकि उसी में सब इंफॉर्मेशन वगैरह आएगा। ठीक है, जन्म तिथि का दस्तावेज प्रमाण होना चाहिए किसके अनुसार, मैट्रिकुलेशन के अनुसार। ठीक है, और यदि विज्ञापन के अनुसार स्नातक डिप्लोमा आवश्यक योग्यता रूपांतरण प्रमाण के लिए अंतिम अस्थायी प्रमाण पत्र अंक शीट की स्कैन की प्राप्ति प्रति, स्कैन की हुई प्रति, अति प्रमाण पत्र लगेगा। स्कैन की हुई प्रति कितना तक होना चाहिए, पीडीएफ फॉर्मेट में होना चाहिए और 100 केबी में होना चाहिए। ठीक है दोस्तों, अब देख लेते हैं पीडब्ल्यू बीडी को की उम्मीदवार के लिए भी प्रमाण पत्र की होनी चाहिए और 100 केबी का होना चाहिए और ये भी पीडब्ल्यू बीडी में होना चाहिए। ठीक है दोस्तों, अब देख लेते हैं भूतपूर्व सैनिकों के मामले में एक्स सर्विसमैन की स्कैन की हुई प्रति भी होना चाहिए, उसको भी 100 केबी में होना चाहिए और होना चाहिए किसमें, पीडीएफ में होना चाहिए। वर्तमान पासपोर्ट आकार की रंगीन तस्वीर की स्कैन कॉपी होनी चाहिए 100 केबी में, जेपीजी इमेज में होनी चाहिए। 100 केबी में होनी चाहिए फोटो और जेपीजी इमेज में होनी चाहिए, 3 महीने से अधिक पुरानी नहीं होनी चाहिए और हस्ताक्षर भी होना चाहिए 100 केबी में और जेपीजी इमेज में। यहाँ देख सकते हैं कि कौन जेपीजी में दिया है, कौन पीडीएफ में दिया है। यहाँ से आप फिर से सुन सकते हैं वीडियो को। अब देख लेते हैं कि इंपॉर्टेंट डेट्स फॉर रिमेंबर, इंपॉर्टेंट डेट्स टू रिमेंबर। ऑनलाइन आवेदन करने की तिथि कब से स्टार्ट होगी, 9/3/2024 से स्टार्ट होगी। कब से स्टार्ट होगी, 9/3/2024 से स्टार्ट होगी और ऑनलाइन आवेदन की समाप्ति की तिथि कब होगी, 31 मार्च को समाप्त हो जाएगी। ठीक है, अब देख लेते हैं नीचे क्या है इंपॉर्टेंट लेते हैं। सबसे जरूरी चीज होता है दोस्तों कि इसका सिलेक्शन प्रोसेस क्या है। एग्जाम पैटर्न और सिलेक्शन प्रोसेस और असिस्टेंट के लिए, किसके लिए, असिस्टेंट के लिए सिलेक्शन प्रोसेस क्या है। सबसे पहले क्या होगा, रिटन टेस्ट होगा। सबसे पहले क्या होगा, रिटन टेस्ट होगा। रिटन टेस्ट में क्या होगा, सिंगल ऑब्जेक्टिव टाइप पेपर विथ रहेगा, ड्यूरेशन 120 मिनट विथ कंपनसेशन टाइम फॉर पीडब्ल्यूबीडी कैंडिडेट, यानी 120 मिनट रहेगा और पीडब्ल्यूबीडी उम्मीदवार को क्या क्या अतिरिक्त समय दी जा सकती है। ठीक है, अब क्वालिफाइंग मार्क्स क्या रहेगा, 50 रिटर्न वाला में क्वालिफाइंग मार्क्स क्या होना चाहिए, 50% मार्क्स होना चाहिए इन पार्ट ए, पार्ट बी, पार्ट सी, पार्ट डी सेपरेटली फॉर अनरिजर्व कैटेगरी। अनरिजर्व कैटेगरी के लिए पार्ट ए में जो सिलेबस दिया है, पार्ट बी में जो सिलेबस दिया, पार्ट सी में जो सिलेबस दिया, पार्ट डी में सिलेबस दिया, उनके लिए अलग अलग से 50-50% होना चाहिए, तभी आप क्वालिफाइंग माना जाएंगे। अभी मैं बताऊंगा सिलेबस क्या, पार्ट ए में, पार्ट बी में, पार्ट सी में, पार्ट डी में क्या है। सो और फिर क्या होना चाहिए, 40% मार्क्स होना चाहिए इन पार्ट ए, पार्ट बी, पार्ट सी में सेपरेटली फॉर रिजर्व कैंडिडेट, जो रिजर्व से बिलोंग करते हैं उनके लिए क्या होना चाहिए, 40% होना चाहिए। रिटन टेस्ट के बाद क्या होगा, स्किल टेस्ट होगा। क्या लिखा है कि बेस्ड ऑन द परफॉर्मेंस इन द रिटन टेस्ट कैंडिडेट विल बी शॉर्टलिस्टेड फॉर स्किल टेस्ट इन द रेशियो ऑन रेशियो 5 मैक्सिमम टू द कैटेगरी वाइज नंबर ऑफ वैकेंसी। ठीक है, with an aggregate minimum of 10 candidate for reserved vacancy. For reserved vacancy, distinct or the additional candidate will be shortlisted in the ratio of 1/5 maximum without regard to the reserved candidate if any shortlisted under unreserved category. लिखित परीक्षा में प्रदर्शन के आधार पर उम्मीदवार को कैटेगरी वाइज वैकेंसी के अनुसार उसको क्या बोला जाए, क्वेश्चन परीक्षण के लिए शॉर्टलिस्टेड किया जाएगा और मिनिमम कितना कैंडिडेट होंगे, 10 कैंडिडेट होंगे और रेशियो कितना रहेगा, 1:5 का रेशियो रहेगा और रिजर्व कैटेगरी के लिए भी अतिरिक्त उम्मीदवार हो सकते हैं। ठीक है, अब देख लेते हैं पासिंग क्राइटेरिया क्या होना चाहिए। स्किल टेस्ट में पासिंग क्राइटेरिया क्या होना चाहिए, 60% मार्क्स होना चाहिए अनरिजर्व कैटेगरी के लिए और 50% मार्क्स होना चाहिए रिजर्व कैटेगरी के लिए। ठीक है, अब यहाँ नीचे पॉइंट देख लेते हैं दोस्तों, इन नोट में क्या लिखा है, फाइनल सिलेक्शन विल बी बेस्ड ऑन द मार्क्स स्कोर्ड इन द रिटन टेस्ट फ्रॉम एमंग द कैंडिडेट हु क्वालिफाई इन द स्किल टेस्ट। कहने मतलब कि अंतिम चयन उसी का होगा जिसने कौशल परीक्षा उत्तीर्ण कर लिया है और उसका मेरिट जो बनेगा वो लिखित परीक्षा में प्राप्त अंकों के आधार पर बनेगा। ठीक है दोस्तों, अब आगे देख लेते हैं। अब देख लेते हैं एग्जाम पैटर्न फॉर असिस्टेंट के लिए क्या है। एग्जाम जनरल इंग्लिश रहेगा,
क्वांटिटिव एप्टीट्यूड रहेगा, जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग रहेगा और जनरल नॉलेज यानी जीके जीएस रहेगा। सब में 50-50 क्वेश्चन रहेगा, 50-50 मार्क्स का रहेगा, 120 मिनट टाइम दिया जाएगा और एक क्वेश्चन का 1 मार्क्स रहेगा और नेगेटिव कितना रहेगा 0.25। आप देख सकते हैं दोस्तों कि इंडिकेट सिलेबस फॉर रिटन टेस्ट क्या क्या पूछेगा, जनरल इंग्लिश से क्या क्या पूछेगा, यहाँ से आप देख सकते हैं क्वांटिटिव एप्टीट्यूड से यानी मैथ से क्या क्या पूछेगा, रीजनिंग से क्या पूछेगा, जनरल नॉलेज से क्या क्या पूछेगा, इसमें दिया हुआ करंट अफेयर्स पूछेगा, नेशनल इंटरनेशनल इंपॉर्टेंट सीटीसी, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक रहता है। तो उसके बाद देख लेते हैं स्किल टेस्ट ऑन कंप्यूटर फॉर असिस्टेंट। स्किल टेस्ट जो होगा असिस्टेंट के लिए क्या होगा, क्या क्या रहेगा, एमएस वर्ड पर रहेगा, 35 मार्क्स से रिलेटेड क्वेश्चन पूछ जाएगी, एमएस वर्ड पर 35 मार्क्स से रिलेटेड क्वेश्चन पूछ जाएगी। इसमें देख सकते हैं कि कौन कौन सा क्या क्या आपको काम करने बोलेगा। उसके बाद एमएस एक्सेल से 35 मार्क्स का क्वेश्चन रहेगा, एमएस पावर पॉइंट से 30 मार्क्स का क्वेश्चन रहेगा और ड्यूरेशन कितना रहेगा, 60 मिनट का टाइम दिया जाएगा स्किल टेस्ट के लिए, असिस्टेंट के पद के लिए। अब देख लेते हैं दोस्तों एग्जाम पैटर्न एंड सिलेबस फॉर द पोस्ट ऑफ जूनियर पर्सनल असिस्टेंट यानी जेपीए के लिए क्या है। इसमें भी क्या रहेगा, रिटन टेस्ट रहेगा, सिंगल ऑब्जेक्टिव टाइप पेपर विद अ ड्यूरेशन ऑफ 120 मिनट विद कंपेंसेशन टाइम फॉर पीडब्ल्यूबीडी कैंडिडेट यानी ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन रहेंगे, 120 मिनट का टाइम दिया जाएगा और पीडब्ल्यूबीडी उम्मीदवार को अतिरिक्त समय दिया जा सकता है। क्वालिफाई मार्क्स देख लेते हैं, 50% मार्क्स रखा ए बी सी या डी में सेपरेटली रखा गया और अनरिजर्व कैटेगरी, और 40% मार्क्स रखा ए बी सी में सेपरेटली रखा है रिजर्व कैटेगरी के लिए। अभी हम बताऊंगा कि ए में क्या है सिलेबस, बी में क्या है, सी में क्या है। अब देख लेते हैं स्किल टेस्ट क्या है। इसमें भी वही लिखा है कि लिखित परीक्षा में प्रदर्शन के आधार पर उम्मीदवार को कैटेगरी वाइज वैकेंसी के अनुसार आपको बुलाया जाएगा, शॉर्टलिस्टेड किया जाएगा और मिनिमम कितना कैंडिडेट होंगे, 10 कैंडिडेट होंगे और रेशियो क्या रहेगा 1:5 का रहेगा मैक्सिमम रेशियो, और कैंडिडेट उसमें मिनिमम कितना रहेंगे 10 कैंडिडेट रहेंगे। फॉर फॉर रिजर्व वैकेंसी डिस्ट्रिक्ट का एडिशनल कैंडिडेट विल बी शॉर्टलिस्टेड इन द रेशियो 0.5 मैक्सिमम। कहने मतलब रिजर्व वैकेंसी के लिए क्या रहेगा, अतिरिक्त उम्मीदवार को तब बुलाया जा सकता है। ठीक है, अब देख लेते हैं कंप्यूटर लिटरेसी टेस्ट। इसमें क्या क्या होगा, कंप्यूटर लिटरेसी टेस्ट के बाद क्या होगा, स्टेनोग्राफी टेस्ट होगा, क्योंकि जूनियर पर्सनल असिस्टेंट में 2 चीज मांगा है, कंप्यूटर लिटरेसी टेस्ट भी लेगा और स्टेनोग्राफी टेस्ट भी लेगा। तो देख लेते हैं पासिंग क्राइटेरिया क्या होना चाहिए कंप्यूटर लिटरेसी टेस्ट में, 60% मार्क्स होना चाहिए अनरिजर्व कैटेगरी में और 50% मार्क्स होना चाहिए रिजर्व कैटेगरी में। ठीक है, जबकि स्टेनोग्राफी टेस्ट में क्या होना चाहिए, 10% मिस्टेक होना चाहिए मैक्सिमम फॉर अनरिजर्व कैटेगरी के लिए। ठीक है, और 12% मैक्सिमम मिस्टेक होना चाहिए फॉर रिजर्व कैटेगरी के लिए। यहाँ भी लिखा है कि फाइनल सिलेक्शन विल बी बेस्ड ऑन द मार्क्स स्कोर इन द रिटन टेस्ट फ्रॉम एमंग द कैंडिडेट हु क्वालिफाई इन द स्किल टेस्ट। अंतिम चयन उसी का होगा जिसने कौशल परीक्षा उत्तीर्ण कर लिया है और उसका मेरिट जो बनेगा वो लिखित परीक्षा में प्राप्त अंकों के आधार पर ही बनेगा। ठीक है, अब देख लेते हैं दोस्तों एग्जाम पैटर्न फॉर क्या है जूनियर पर्सनल असिस्टेंट के लिए। पार्ट 1 में क्या रहेगा, वो यही पार्ट 1 और पार्ट 2 का ऊपर में दिया था कि सेपरेटली आपको 50% मार्क्स कितना बोला है कि 50% मार्क्स होना चाहिए अनरिजर्व कैटेगरी के लिए और 40% मार्क्स होना चाहिए सेपरेटली रिजर्व कैटेगरी के लिए। तो यही पार्ट 1 और पार्ट 2 पार्ट सी का बात किया था। इंग्लिश लैंग्वेज एंड कंप्रहेंशन रहेगा 100 क्वेश्चन 100 मार्क्स का, जनरल इंटेलिजेंस और रीजनिंग रहेगा 50 क्वेश्चन 50 मार्क्स का और मैथ और जीके जीएस रहेगा 50 क्वेश्चन 50 मार्क्स का, 120 मिनट का टाइम रहेगा। ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन रहेगा, एक एक क्वेश्चन का 1 मार्क्स रहेगा और नेगेटिव कितना रहेगा 0.25 रहेगा। इसमें भी देख सकते हैं इंडिकेट सिलेबस फॉर रिटन टेस्ट कहाँ कहाँ से क्वेश्चन रहेगा, ये आप देख सकते हैं। उसके बाद देख लेते हैं स्किल टेस्ट ऑन कंप्यूटर फॉर जूनियर पर्सनल असिस्टेंट के लिए, एमएस वर्ड पर 35 मार्क्स रहेगा। ठीक है, एमएस एक्सेल से 35 मार्क्स का रहेगा, एमएस पावर पॉइंट से 30 मार्क्स का रहेगा और टाइम ड्यूरेशन कितना दिया जाएगा 60 मिनट का टाइम ड्यूरेशन दिया जाएगा। अब देख लेते हैं स्किल टेस्ट स्टेनोग्राफी टेस्ट फॉर जूनियर पर्सनल असिस्टेंट के लिए क्या लिखा है, शॉर्ट हैंड टेस्ट फॉर 300 वर्ड मतलब 60 वर्ड्स पर मिनट होना चाहिए, टाइम कितना 5 मिनट, तो 5 मिनट और 60 वर्ड्स पर मिनट गुना कीजिएगा तो 300 वर्ड्स हो गया। क्या लिखा है अगला पॉइंट, द पैसेज इज टू बी ट्रांसक्राइब्ड ऑन कंप्यूटर टाइम 30 मिनट, यानी जो आप स्टेनोग्राफर में लिखेंगे उस पैसेज को कंप्यूटर पर लिखना है, टाइम कितना दिया जाएगा 30 मिनट दिया जाएगा। उसमें पीडब्ल्यूबीडी उम्मीदवार को अतिरिक्त समय दिया जा सकता है। यहाँ पे क्या लिखा है कि अगला पॉइंट क्या लिखा है दोस्तों, ये कि शॉर्ट हैंड है, शॉर्ट हैंड डिटेक्शन वर्ड्स दैट इज स्ट्रोक्स वगैरह जो रहेगा वो पिटमेंट्स के जो बुक होता है उसी शॉर्ट हैंड के अनुसार रहेगा और लॉन्ग हैंड का नॉट अलाउ रहेगा, और यदि ऐसा हो जाता है तो आपके मूल्यांकन नहीं किया जाएगा। ठीक है दोस्तों, अब देख लेते हैं क्राइटेरिया ऑफ इवोल्यूशन ऑफ ट्रांसक्रिप्ट ऑफ स्टेनोग्राफी टेस्ट। आप यहाँ से देख सकते हैं कि फुल मिस्टेक कब माना जाएगा, इंपॉर्टेंट पॉइंट पढ़ सकते हैं।
और नोटिफिकेशन ओपन करके कि फुल मिस्टेक कब माना जाएगा, हाफ मिस्टेक कब माना जाएगा। और नोट में एक पॉइंट लिखा है कि मोर देन वन एरर इन अ सिंगल वर्ड, ऑल द एरर आर काउंटेड बट द टोटल मिस्टेक काउंटेड इन अ सिंगल वर्ड शुड नॉट एक्सीड वन फुल मिस्टेक। क्या लिखा है कि सिंगल वर्ड में एक से अधिक ईरर होगी तो सभी ईरर को काउंट की जाएगी, लेकिन एक सिंगल वर्ड में काउंट की गई कुल ईरर एक टोटल ईरर से अधिक नहीं होनी चाहिए। every passage will be accompanied by a list of word which can be split या तो written in more than one form। कहने का मतलब आप जब स्टेनोग्राफर में लिखेंगे तो एक वर्ड को कई तरीकों से लिखा जा सकता है, जैसे ऑल द स्पेलिंग फॉर्म ऑफ वर्ड विल बी एक्सेप्टेबल एंड नॉट काउंटेड एज ईरर। सभी फॉर्मेट को क्या करेगा, एक्सेप्ट कर लेगा, कोई भी ईरर काउंट नहीं कर। जैसे क्या लिखा कि द वर्ड को जैसे ऑनरेबल को इज रिटर्न इज ऑनरेबल भी लिख सकते हैं, होन लिख सकते हैं, हॉनरेबल लिख सकते हैं और होन लिख सकते हैं, और ऑल दिस फॉर्म विल बी टीटीएच करेक्ट माना जाएगा। ठीक है दोस्तों, आप देख सकते हैं मेथड ऑफ कैलकुलेशन मिस्टेक इन स्टेनोग्राफी टेस्ट में क्या किया जाएगा, परसेंटेज ऑफ एरर कैसे निकाला जाएगा, फुल मिस्टेक और प्लस हाफ मिस्टेक बाय 2 करेगा, और नंबर ऑफ वर्ड्स इन द मास्टर पैसेज, नंबर ऑफ वर्ड्स इन द मास्टर पैसेज गुने 100 से गुना कर देगा। यहाँ पे क्या लिखा कि परसेंटेज विल बी राउंड अप कर दिया जाएगा, राउंडेड ऑफ कर दिया जाएगा, जैसे 2 डेसिमल प्लेस तक, ऑफ 2 डेसिमल प्लेस तक। जैसे फॉर एग्जांपल 5.009 को क्या लिख सकता है, वो ट्रीट क्या कर सकता है 5.01, या एंड 5.001 को क्या कर सकता है, ट्रीट कर सकता है, उसको 5 ट्रीट कर सकता है, वही लिखा है। तो मैंने वीडियो में हर इंफॉर्मेशन बताने की कोशिश की है कि उसका सिलेक्शन प्रोसेस क्या रहेगा, उसका एज क्या रहेगा, उसका सिलेबस क्या रहेगा, मिनिमम क्वालिफाइंग नंबर क्या रहेगा, और कब से फॉर्म फिलअप होगा, लास्ट डेट कब कब तक है, और आपको क्या क्या वैलिड डॉक्यूमेंट्स लगेगा, हर चीज बताने की कोशिश की है। यदि वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा होगा तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। जल्द ही मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।